चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम फिजिक्स के क्लास 4 देखने वाले हैं। अभी तक हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कंप्लीट कर लिया। ठीक, हमारे प्रयोगशाला परिचालक के लिए ये क्लास लगातार आपके लिए लेकर मैं आ रहा हूँ। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप रेगुलर इसको पढ़ते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। मैं पहले पूरा फिजिक्स कंप्लीट कराऊंगा, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी। अपन पूरा सब्जेक्ट वाइज पहले पढ़ेंगे। सब्जेक्ट वाइज जैसे ही कंप्लीट होगा फिर मिक्सअप क्वेश्चन देखेंगे, ताकि आपको कितना याद है वो पता चले। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी समय है और मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द अब इसका एग्जाम डेट घोषित होने वाला है, क्योंकि लगातार इसके ऊपर चर्चा चल रहा है अब। ठीक है, कल एक संशोधन नोटिस भी आ गया इससे रिलेटेड, तो अब आपको बहुत जल्दी इसमें वैकेंसी देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब इसका एग्जाम डेट। चलिए बात करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है क्योंकि पंखा ठंडी हवा देता है, हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, हमारे शरीर से अधिक ऊष्मा विकिरित होता है, हवा की संवहता बढ़ जाती है। तो गर्म मौसम में पंखा चलने से हमको आराम क्यों लगता है? क्योंकि हमारा जो पसीना है, ठीक है, वो तेजी से वाष्पीकृत हो जाती है। जैसे ही हवा चलता है तो वाष्पीकृत हो जाती है, इस कारण हमको आराम महसूस होता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल छुए तो लोहे का गुटका अधिक ठंडा रहता है, क्योंकि लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का सुचालक होता है, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का कुचालक होता है, लोहे का टुकड़ा लकड़ी से भारी होता है। ठीक, अगर हम बात करें तो लोहा जो है लकड़ी की अपेक्षा है या लकड़ी की तुलना में ऊष्मा का सुचालक होता है। ठीक है, ये सुचालक होता है लोहा। ठीक है, लोहा जो है ऊष्मा का सुचालक होता है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब बर्फ पिघलती है तब आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है, द्रव्यमान घटता है। तो मान लो ये कोई बर्फ है, ठीक है, बर्फ का कोई टुकड़ा है, अब ये पिघलेगा। ठीक है, तो इसको ये पिघलेगा ऐसे धीरे 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 ऐसे ऐसे पिघलेगा, लिक्विड फॉर्म में आएगा। तो देखो ऐसा लिक्विड फॉर्म में आएगा तो आयतन क्या हुआ? कम हुआ। ठीक है, अभी इतना जगह घेर रहा था ये। ठीक है, अब देखो इतना छोटा सा जगह में आ जाएगा, लिक्विड बन गया, तो आयतन क्या होगा? कम होता है, तो आयतन घटता है। याद रखेंगे क्या होता है? आयतन घटता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न कथन एवं कारण पर विचार करना है। कथन है, तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया जाता है, उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है। ठीक है, दूसरा कारण है, तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है। चलो इस पर विचार करते हैं कि तांबे के टुकड़े को जब गर्म करेंगे और कांच के टुकड़े को गर्म करेंगे तो जाहिर सी बात है तांबे का टुकड़ा जो है जल्दी गर्म होगा, है ना। सेम तापमान पर अगर गर्म करेंगे और स्पर्श करेंगे तो तांबे का टुकड़ा क्या होगा? हमको ज्यादा गर्म लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ये ऊष्मा का सुचालक होता है। इसीलिए आप देखेंगे, है ना, बिजली के तारों में तांबे का उपयोग किया जाता है, तो ये ऊष्मा का सुचालक होता है। ये बात तो सही है। ठीक है, अधिक गर्म लगेगा, ये बात सही है। तांबे का जो टुकड़ा रहेगा गर्म सेम तापमान पर भी गर्म करने पर अधिक गर्म लगेगा। ठीक है, धातु है। ठीक है, इसमें जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होता है, वो फ्री हो जाते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स, इस कारण जो है इसमें ऊष्मा का सुचालन होता है। ठीक है, और ये गर्म लगेगा हमको, ये बात तो सही है। तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है, तो पहले तो घनत्व हमको पता होना चाहिए दोनों को कितना होता है, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। तो अगर मैं बात करूं तांबे का घनत्व का, तो तांबे का घनत्व होता है 8920, ठीक, से लेकर 8960 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये होता है तांबे का। ठीक है, ये कॉपर का होता है, कॉपर का। अगर आप कांच का, ग्लास का बात करें, कांच का, तो कांच का होता है 2400 से लेकर 2800 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो देखो कॉपर का जो घनत्व है वो ज्यादा है ग्लास के घनत्व से, तो तांबे का जो घनत्व है कांच के घनत्व से अधिक होता है। कारण ये बात सही है,
लेकिन क्या घनत्व ज्यादा होने से ही जो है उष्मा का चालन या तांबा जो है ज्यादा गर्म रहेगा क्या? ऐसा नहीं है, ठीक है। केवल घनत्व होने से ऐसा नहीं होता, ठीक है। कथन भी सही है, कथन जो बात बोल रहे हैं अपने आप में वो एकदम सही बोल रहे हैं, और जो कारण है वो भी अपने आप में एकदम सही है, ठीक है। क्योंकि तांबे का घनत्व भाई जाहिर सी बात है, आपको दिख रहा होगा यहाँ से ज्यादा है, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है ये। केवल घनत्व ज्यादा होने से वो ज्यादा गर्म होगा ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। इसमें अन्य फैक्टर भी आता है ना, मॉलिक्यूल्स का फ्री होना, ठीक है। कुचालक सुचालक ये डिपेंड करता है कौन विद्युत का सुचालक है कौन कुचालक है, ठीक है। तो कथन और कारण तो दोनों सही है, लेकिन जो कारण है कथन की स्पष्टीकरण नहीं देता है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको इस प्रकार से क्वेश्चन को सोचना पड़ता है कथन और कारण में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब सीले बिस्कुटों में बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए, यहाँ कोल करना है, वो थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखा जाता है, मतलब जो नम बिस्कुट होता है उसको थोड़ी देर के लिए अगर आप फ्रिज में रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं। जैसे एकदम नया पैकेट से खोलेंगे तो कुरकुरा रहता है ना, वैसे हो जाता है, क्योंकि ठंड से अतिरिक्त नमी बाहर आ जाती है। फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी को अवशोषित हो जाती है। फ्रिज के अंदर आर्द्रता अधिक होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। फ्रिज के अंदर दाब अधिक होता है, जिससे अधिक नमी बाहर आने में मदद मिलती है। तो याद रखेंगे, फ्रिज के अंदर ना आर्द्रता कम होती है, ह्यूमिडिटी कम होती है। ह्यूमिडिटी कम होने के कारण क्या करता है, वो बाहर से ना नमी को अवशोषित कर लेता है। आप किसी भी नमी चीज को, नम वाले चीज को ना, चाहे एकदम नम हो गया हो कोई भी चीज, उसको आप फ्रिज के अंदर रखेंगे ना तो वो एकदम कुरकुरा हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि फ्रिज के अंदर जो ह्यूमिडिटी होता है ना वो बहुत कम होता है, ठीक है। और इस कारण जो है वो बाहर की नमी को अवशोषित कर लेता है। तो बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, थर्मस बोतल में पेय पदार्थों को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न की परत लगाई जाती है, एल्युमिनियम पेंट की, लैंड चूर्ण की, रजत परत की, पारे की परत की। तो थर्मस बोतल में पेय पदार्थों को कुछ समय तक उसी ताप में रखने के लिए उसकी दीवारों पर जो है सिल्वर फॉइल या सिल्वर की परत लगाई जाती है, रजत परत लगाई जाती है, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। निम्न कथन और कारण पर विचार करना है। बड़े शीतगृह संयंत्र प्रशीतक के रूप में अमोनिया का उपयोग करते हैं, मतलब जो बड़े बड़े इंडस्ट्री होते हैं जहां एकदम ठंडा रहता है ना, जो भी संयंत्र होता है वो एकदम ठंडे जगह रहता है, वहां प्रशीतक के रूप में, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है, अमोनिया का उपयोग करते हैं। जबकि घरेलू प्रशीतक जैसे आपका फ्रिज हो गया में क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का उपयोग करते हैं, ठीक। ये बात एकदम सही है, कथन तो सही बोल रहा है कि जो बड़े शीतगृह होते हैं या बड़ा जो संयंत्र होता है या बड़े बड़े जो फ्रीजर हो सकते हैं, ऐसा आप बोल सकते हो, है ना, वहां जो प्रशीतक के रूप में अमोनिया का उपयोग किया जाता है। और जो फ्रिज होता है घर में अपन यूज करते हैं घरेलू, उसको CFC का यूज करते हैं। ये बात तो एकदम सही है, ठीक, कथन जो है सही है। अब अमोनिया को कम दाब एवं परिवेश ताप पर द्रवित किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, जो अमोनिया है, देखो किसी भी चीज को लिक्विड फॉर्म में करना है हमको तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर को कम करना, देखो दबाव डालेंगे तभी वो जो है जाके लिक्विड फॉर्म में बढ़े, मतलब कन्वर्ट होगा। टेम्परेचर कम रहेगा जब, है ना, टेम्परेचर जब कम रहेगा, ठीक है, प्रेशर ज्यादा रहेगा, ठीक है, टेम्परेचर कम रहेगा, प्रेशर ज्यादा रहेगा, तभी हम उसको गैस किसमें, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ कथन जो है, मतलब जो कारण है वो गलत बोल रहा है। अमोनिया को कम दाब और एवं परिवेश ताप पर द्रवित, परिवेश ताप पर कभी भी द्रवित नहीं किया जा सकता, ठीक है। लिक्विड और गैस में एक अंतर होता है, क्या अंतर होता है कि कोई भी लिक्विड, अगर मैं बात करूं लिक्विड कब कहलाएगा, जब रूम टेम्परेचर जैसे 27 डिग्री सेंटीग्रेड जब रूम टेम्परेचर होता है उसमें जो फॉर्म वो शो करेगा वही फॉर्म कहलाएगा। जैसे मान लो कोई जैसे अमोनिया है, अमोनिया गैस के रूप में है, लिक्विड के रूप में है, तो इसको गैस बोलेंगे कि लिक्विड। तो अमोनिया मान लो 27 डिग्री सेंटीग्रेड में अपने मूल रूप में गैस फॉर्म में है, अगर गैस फॉर्म में जैसे ऑक्सीजन गैस फॉर्म में रहेगा मूल रूप में, तो वो गैस कहलाएगा। और 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, है ना, अपने मूल रूप, मतलब जैसे मान लो लिक्विड फॉर्म में रहता है तो वो लिक्विड ही कहलाएगा, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक।
तो ये होता है, याद रखेंगे। तो यहाँ कथन सही है लेकिन कारण गलत है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त किया जाता है? ठीक है, जो इंजन होता है उसमें हिमरोधी मतलब बर्फ मत जमे, है ना, उसके जो ऑयल वगैरह है, इसके लिए उसमें कौन से हिमरोधी का उपयोग किया जाता है? एथेनॉल का, एथिलीन ग्लाइकॉल का, मिथेनॉल का और प्रोपिल अल्कोहल का। ठीक है, तो इसमें जो है ना, याद रखेंगे एथिलीन ग्लाइकॉल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के तौर पर एथिलीन ग्लाइकॉल का उपयोग किया जाता है, ठंड वाले जो प्रदेश होते हैं वहां, है ना। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उसमें जो लिक्विड पानी वगैरह जो डलता है ना इंजन वगैरह में, वो सब जम जाएगा। तो एथिलीन ग्लाइकॉल का उपयोग किया जाता है, याद रखेंगे। ये क्या करता है, टेम्परेचर को जो बर्फ का जो पानी का, ठीक है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है, हिमांक जो बिंदु होता है, उसको जो है क्या करता है, घटा देता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, इस कारण वो जमता नहीं है और हिमरोधी के तौर पर एथिलीन ग्लाइकॉल का उपयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री सेंटीग्रेड, 98.4 डिग्री केल्विन। ठीक है, तो याद रखेंगे अगर डिग्री सेंटीग्रेड में आपको बताना है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप, तो डिग्री सेंटीग्रेड में होता है, ये होता है 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखेंगे 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसी को अगर फ़ारेनहाइट में बताना है आपको, तो ये होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, फ़ारेनहाइट जिसको बोलते हैं फ़ारेनहाइट। ठीक, अगर इसी को अगर आपको केल्विन में बताना है तो ये हो जाएगा 273 प्लस 37, अगर आप इसमें ऐड करते हैं तो ये होता है 310, है ना, 310 केल्विन। तो याद रखेंगे 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड में, 98.6 फ़ारेनहाइट में और 310 केल्विन में होता है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप। तो ये तीनों आप याद रखेंगे, किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हमारे हिसाब से डिग्री सेंटीग्रेड में आपको एक आंसर मिल रहा है जो एकदम करीब है इसके, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड याद रखेंगे। 98.6 फ़ारेनहाइट में है, यहाँ नहीं दिख रहा फ़ारेनहाइट कोई भी, इस कारण ये दोनों तो गलत हो जाएगा और ये भी फ़ारेनहाइट तो होगा नहीं। ठीक है, तो याद रखेंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब दो धातुओं ए और बी की पट्टियां एक साथ मजबूती से जुड़ी है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, दो पट्टियां आपको दिख रही, चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, और गर्म करते हैं तो ए वाला जो है ज्यादा फैलता है बी वाले से। ठीक है, ए वाला जो है ज्यादा फैलता है बी वाले से, तो गर्म करेंगे, जितना ज्यादा गर्म करेंगे तो ये वाला फैलेगा ऊपर वाला। ठीक है, फैलेगा तो क्या होगा, देखो ये जो पट्टी है, जो बी वाला जो पट्टी है वो स्थायी ज्यादा नहीं फैलेगा, ये कम फैलेगा, तो कम कम फैलेगा। ठीक है, ये बी वाला ऊपर वाला, ठीक, और ए वाला जो है ज्यादा फैलेगा, तो ए ज्यादा फैलेगा लेकिन ये नहीं फैलेगा, तो इसको क्या करेगा, धीरे 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 इसको ऐसे मुड़ते चले जाएगा। ठीक है, तो इसके संग में ये भी मुड़ेगा और ये भी मुड़ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। ठीक है, ये ए वाला रहेगा, ये ज्यादा मुड़ जाएगा क्योंकि गर्म करेंगे तो, और बी जो है कम फैलेगा इस कारण कम मुड़ेगा। तो इस प्रकार से डायग्राम बनेगा, तो बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक विशेष दिन व समय में चूरू में 48 डिग्री सेंटीग्रेड व शिमला में 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान था। सभी रूपों में समान धातु के दो प्यालों में पानी चूरू में 95 डिग्री सेंटीग्रेड व शिमला में 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा गया। दोनों में से कौन सा प्याला कमरे के तापमान पर पहले पहुंचेगा? ठीक है, तो इसको देखते हैं। पहले देखो चूरू में दो टेम्परेचर दिया हुआ है, पहले टेम्परेचर डिफरेंस देखेंगे। चूरू में 95 माइनस 48, कितना है इसका टेम्परेचर डिफरेंस, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 7। ठीक है, और इसके पास बचा 8, तो ये हो जाएगा 47 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है। यहाँ बात करते हैं 71 माइनस 24। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 7 और यहाँ हो जाएगा 4। तो देखो दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस बराबर है। ठीक है, तो याद रखेंगे दोनों प्याले कमरे के तापमान पर एक ही समय में पहुंचेगी, वो टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, समान है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वायुमंडल, ठीक है, वायुमंडल
हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है, परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते। ठीक है, हमारा रक्त वायुमंडल के दाब से कुछ अधिक दबाव डालता है, हम इससे अभ्यस्त है, हमारी हड्डियां काफी मजबूत है, इसे दबाव को सहन कर सकती है, हमारे सिर का सतही क्षेत्रफल बहुत छोटा है। ठीक है, जो वायुमंडल है जो दाब डालता है ना, बहुत अधिक दाब डालता है। ठीक है, लेकिन हमको इसका अनुभव नहीं होता। अनुभव नहीं होने का कारण है कि हमारा जो ब्लड है वो कुछ ज्यादा ही दबाव डालता है। वायुमंडल के जो जितना वायुमंडल दबाव डालता है ना, उससे ज्यादा दबाव कौन डाल देता है? हमारा रक्त। ठीक है, वायुमंडल मान लो ऐसे दबाव डाल रहा है तो हमारा रक्त जो है अपोजिट डायरेक्शन में दबाव डालता है और ये ज्यादा रहता है। ठीक है, जो रक्त का दबाव है ज्यादा रहता है, इस कारण हमको इसका अनुभव नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम पानी में जाते हैं ना, तो आप देखेंगे कि पानी में ना दबाव आपको ज्यादा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि वहां जो रक्त का दबाव है ना कम हो जाता है, मतलब रक्त का दबाव पानी की अपेक्षा कम होता है, इस कारण हमको पानी में दबाव का अनुभव होता है। ठीक है, तो हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक बर्फ को 0 डिग्री तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर ले जाने के लिए कितनी कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें तो देखो, एक बर्फ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड का, ये आइस है कितने का? 0 डिग्री सेंटीग्रेड का। अब इसी आइस को कन्वर्ट करेंगे हम पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में, याद रखेंगे वाटर में कन्वर्ट हुआ। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर से हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में जाएंगे, कन्वर्जन करके वाटर में जाएंगे। फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर से हम कन्वर्ट करेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाष्प के रूप में। ठीक है, किसके रूप में? वाष्प के रूप में, गैसियस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बर्फ को, है ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जो गलन की गुप्त ऊष्मा होती है, ठीक है, जो गलन की गुप्त ऊष्मा होती है या लेटेंट हीट जिसको बोलते हैं, वो 80 कैलोरी होती है। कितनी होती है? 80 कैलोरी होती है। यहां से यहां तक कितना लगेगा? 80 कैलोरी लगता है। ठीक है, याद रखेंगे। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर तक जाने के लिए हमको ना जो ऊष्मा लगेगा वो 100 कैलोरी लगेगा। कितना लगेगा? 100 कैलोरी लगेगा, याद रखेंगे। ठीक, अब उसके बाद 100 डिग्री वाटर से 100 डिग्री सेंटीग्रेड का जो गैस है, वाष्प है, वहां तक जाने के लिए जो ऊष्मा लगता है वो लगता है 540। ठीक है, क्योंकि लिक्विड से हमको गैसियस फॉर्म में बदलना है तो 540 कैलोरी ऊष्मा लगेगा। कितना लगेगा? 540 कैलोरी ऊष्मा लगेगा। 3 स्टेज में कन्वर्सन होगा इसका। तो अब इसको जोड़ते हैं, 540 प्लस 100 प्लस 80, तो ये 640 और 80 हो गया 720। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 720 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसको आप जोड़ सकते हैं, 540 प्लस 100 प्लस 80, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 720। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है, क्योंकि आप देखे होंगे कि जब भी आसमान पर बादल छाया रहता है तो आपको गर्मी ज्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि ऑप्शन देखते हैं पहले, फिर इसका आंसर बताता हूं। बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा विकिरित रोकते हैं। बादल दिन में सूर्य की रोशनी को ग्रहण करते तथा रात में गर्मी को का विकिरण करते हैं। बादल वातावरण को आर्द्र बनाते हैं तथा ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। बादल हवा की गति को अवरुद्ध करके उष्णता को उत्पन्न करते हैं। तो याद रखेंगे, जब भी बादल रहेगा आसमान में, ठीक है, तो बादल जो है ना पृथ्वी तथा हवा से उष्मा का विकिरण को रोक देते हैं। ठीक है, उसको जो है विकिरण को जो है आगे बढ़ने नहीं देते, उष्मा का विकिरण को रोक देते हैं। ठीक है, इस कारण जो हमको गर्मी का एहसास होता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती तो इसकी लंबाइयां बढ़ती है और चौड़ाई अप्रभावित रहती है, घटती है, बढ़ती है, अव्यवस्थित रहती है। जब शीशे की छड़ को ना भाप में रखते हैं तो इसका लंबाई बढ़ने के साथ साथ चौड़ाई भी बढ़ती है। याद रखिए, लंबाई बढ़ने के साथ साथ चौड़ाई भी बढ़ती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो ऊष्मा मापता है, तापक्रम मापता है, किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है, किसी निकाय का दाब स्वनियंत्रित करता है। तो थर्मोस्टेट क्या है? एक यंत्र होता है जो किसी निकाय का, ठीक है, किसी भी निकाय का क्या करता है, तापक्रम स्वयं जो है नियंत्रित करता है, स्वनियंत्रित करता है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना ज्यादा आरामदेह होता है क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देती है, वे शरीर से स्थानांतरित होने वाली सारी ऊष्मा को विकिरित कर देती है, वे पसीना सोख लेती है, वे आंखों को शीतलता प्रदान करती है। तो याद रखेंगे कि व्हाइट कलर का जो कपड़ा होता है वो ऊष्मा को परावर्तित करता है, ठीक है। हमको बोला जाता है ठंड के दिन में ब्लैक कपड़ा और गर्मी के दिन में व्हाइट कपड़ा पहनना चाहिए, क्योंकि ठंड के दिन में क्या करता है, जो ब्लैक कपड़ा होता है वो ऊष्मा का अवशोषण करता है, जो ब्लैक कपड़ा होता है क्या करता है, अवशोषण करता है, और जो व्हाइट कपड़ा है वो परावर्तित करता है, ठीक है, रिफ्लेक्ट करता है इसको, ठीक है। तो ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर आप कमरे को कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं, आप कमरे को रेफ्रिजरेटर के तापमान तक ठंडा कर सकते हैं, अंततः आप कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, आप कमरे को न तो गर्म न तो ठंडा कर सकते हैं। तो याद रखेंगे कभी भी फ्रिज के दरवाजे जब आप खोलेंगे, ठीक है, तो कमरा कभी भी ठंडा नहीं होगा भाई, ठीक है। क्या होता है, कमरा जो है गर्म होता है, ठीक है, अंततः जो है कमरा जो है थोड़ा गर्म हो जाता है, ठीक है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। परम शून्य ताप क्या है? परम शून्य ताप क्या है, याद रखेंगे। तो परम शून्य ताप की बात करें तो ये थ्योरेटिकल पॉसिबल है, थ्योरेटिकल, ठीक है। परम शून्य तापमान थ्योरेटिकल रूप में, सैद्धांतिक रूप में इसको बात करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, परम शून्य ताप किसी तापमान पैमाने का आरंभिक बिंदु, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, वह तापमान जिस पर सभी द्रव पदार्थ वाष्प बन जाते हैं, वह तापमान जिस पर सभी पदार्थ वाष्पीय प्रावस्था में होते हैं। तो अभी बताया ये थ्योरेटिकल, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान होता है, ठीक है। केल्विन अगर बात करें तो 0 डिग्री केल्विन तक इसको मापते हैं, या -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड में इसको मापा जाता है, ठीक है। तो ये होता है परम शून्य ताप, याद रखेंगे, ये सैद्धांतिक रूप से पॉसिबल है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कमरे को ठंडा किया जा सकता है पानी के बहने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से, रसोई गैस को छोड़ने से, ठोस को पिघलाने से। तो कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से, ठीक है। जो गैस कंप्रेस्ड करके किसी के अंदर रखा गया हो लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, उसको छोड़ने से आप जो है ठंडा कर सकते हैं। जैसे अगर आप बात करें तो आप सिंपल सा लाइटर देखे होंगे, उसमें जो लिक्विड होता है, ठीक है, उसको कंप्रेस करके भरा जाता है, जैसे आप उसको छोड़ते हैं, ठीक है, जलाना नहीं है, जैसे आप उसको छोड़ते हैं तो आपको ठंडा ठंडा महसूस होगा। या फिर आप सिंपल सा आपके यहाँ जो रसोई गैस होगा उसको भी अगर आप देखेंगे तो आपको ठंडकता एहसास होता है। कोई भी चीज़ को जिसको कंप्रेस करके रखा जाता है और उसको रूम टेम्परेचर पर छोड़ा जाता है तो वो ठंडा लगता है हमको, ठीक है। तो संपीड़ित गैस, ठीक है, कंप्रेस्ड गैस को छोड़ने से आप रूम को जो है ठंडा कर सकते हैं। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है, हवा में नमी कम होती है, तापमान ऊंचा रहता है, आकाश साफ नहीं होता। तो तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर जो है तेज होती है, ठीक है। वाष्पीकरण जल्दी जल्दी होता है, ज्यादा होता है ना, ज्यादा क्वांटिटी में होता है, इस कारण जो है ओस नहीं बनती, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी गैस का आयतन 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर संपीड़ित मूल का आधा, जो पहले है उसका आधा रह जाए, तो किस ताप पर गर्म किया जाए कि पुनः मूल आयतन प्राप्त कर सके, ठीक है। अब इसमें गैस का नियम लगेगा, है ना, गैस का नियम लगेगा। देखते हैं गैस का नियम क्या कहते हैं। पहले तो गैस का नियम आपको मालूम होना चाहिए, गैस का नियम, ठीक है। बॉयज लॉ अगर आप पढ़े होंगे गैस का नियम, तो हम जानते हैं गैस का नियम क्या आता है, V1 अपॉन V2 वॉल्यूम 1 अपॉन वॉल्यूम 2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2, है ना, टेम्परेचर 1 अपॉन टेम्परेचर 2, ठीक है। ये होता है गैस का नियम, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये देखो क्या बोला है,
कि किसी गैस का आयतन, ठीक है, टेम्परेचर आपको दिया है T1 कितना दिया है, T1 दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। मूल का आधा रह जाए, जो वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम जो है V1, जो मेन वॉल्यूम है V, उसका क्या रह जाए, आधा रह जाए, V का आधा रह जाए, और वॉल्यूम 2 क्या V, ठीक है, ये पूरा रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। V1 को जो मूल वॉल्यूम है V2 उसका आधा कर दिए, ठीक है, तो पुनः मूल आयतन प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है। तो देखो टेम्परेचर एक दिया हुआ है आपको, अब इसको हम क्या करते हैं, केल्विन में बदलते हैं, तो 273 से हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 300 केल्विन, क्या हो जाएगा 300 केल्विन। तो V1 क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा V2 बाई, है ना, ये हो जाएगा V2, V1 की जगह में क्या रखा V/2, ठीक है, और ये हो जाएगा नीचे में V2 की जगह में V, ठीक है, इज इक्वल टू 300 डिग्री 300 केल्विन, और ये T2। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, V/2V लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 300 अपॉन, ये हो जाएगा T2, ठीक। अब हमको T2 ज्ञात कर, देखो V से V कट जाएगा, तो T2 बराबर क्या हो जाएगा, T2 बराबर होगा 300 इंटू 2 इज इक्वल टू 600, ठीक है, ये केल्विन है, ये क्या है केल्विन। अब हमको इसको किस में बदलना है, अगर डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना है तो 600 में मुझे 273 माइनस करना पड़ेगा, तो ये बदल जाएगा 327 डिग्री सेंटीग्रेड, 327 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, बोले सही नहीं है। तापमान बढ़ने, तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम हो जाता है, आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होता, ठीक है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, ये तो सही है। ध्वनि, वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, ये भी सही है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, नहीं, आर्द्रता बढ़ेगा, कहने का मतलब आर्द्रता बढ़ने से घनत्व में कमी आती है, ठीक है, आर्द्रता बढ़ने से क्या होता है, घनत्व में कमी आती है, ठीक है, और वेग क्या होता है, ध्वनि का वेग जो है बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ तो ये बात सही नहीं है, ठीक है, ये सही नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, ठीक है, कम नहीं होता, क्या हो जाता है, बढ़ता है, ठीक है, यहाँ कम है लिखा है, इस कारण ये जो है गलत हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्तर से छोड़ा जाता है, ठीक है, वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से क्या होगा, गुब्बारे के अमाप में कमी आएगी, गुब्बारा चपटा होकर चक्रिका प्रकार के आकार में आ जाएगा, गुब्बारे के अमाप में वृद्धि होगी, गुब्बारे का अमाप व आकार पहले के समान ही रहेगा। तो हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन गुब्बारा पृथ्वी के स्तर से छोड़ा जाता है, तो वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे में क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है, गुब्बारे में क्या होगी, वृद्धि होगी, उसके जो अमाप होगा, जो उसका आकार है वो क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि क्या होगा, वो फैलने की कोशिश कर, वायुमंडलीय का ऊंचाई जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होगा और गुब्बारे का दाब ज्यादा रहेगा, तो वो क्या करेगा, फैलने की कोशिश करेगा, तो अमाप जो है वृद्धि होती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है बोल रहा है, ठीक है। तो याद रखेंगे, एयर कंडीशनर मतलब एसी और कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं, एसी और कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। एसी आर्द्रता नियंत्रित करता है परंतु कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता, दोनों वायु की गति को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, एसी और कूलर दोनों किसको नियंत्रित करता है, आर्द्रता को, ह्यूमिडिटी को नियंत्रित करता है, ठीक है। याद, नहीं, एक मिनट, हाँ, आर्द्रता नियंत्रित, एसी आर्द्रता नियंत्रित करता है, देखो सही नहीं है पूछा, यहाँ सही नहीं है, तो देखो एसी
और कूलर दोनों तापक्रम को नियंत्रित करता है। हाँ, ये बात तो सही है, क्योंकि तभी हमको ठंडा का अनुभव होता है। एसी और एयर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते, दोनों नहीं करते आर्द्रता नियंत्रित। कूलर में वैसे में तो हमको ह्यूमिडिटी का एहसास नहीं होता, चिपचिपा नहीं लगता है ना, अगर आर्द्रता नियंत्रित करता है। तो ये कथन थोड़ा सा रुकते हैं, ये भी इसमें डाउट है, क्योंकि ये आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता। तीसरा और पढ़ते हैं, एसी आर्द्रता नियंत्रित करता है। हाँ, आर्द्रता नियंत्रित तो करता है एसी, परंतु कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता। हाँ, ये कथन एकदम सही है। देखो, कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता, एसी तो करता है। कहने का मतलब यहाँ कूलर आर्द्रता नियंत्रित करता है ऐसा बोल दिया गया, मतलब ये गलत है। ठीक है, ये सही नहीं है भाई, कूलर कभी भी आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता, एसी आर्द्रता नियंत्रित करता है। अब आपको बहुत ज्यादा गर्मी भी लग रहा होगा, ठीक है, जहाँ चिपचिपा होगा, जैसे अभी जो मौसम है चिपचिपा वाला गर्मी का मौसम है, तो आप एसी में जाएंगे तो आपको ना बिल्कुल चिपचिपा नहीं लगे, क्योंकि वो ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है। लेकिन कूलर के सामने जब जाएंगे तो और आपको ह्यूमिडिटी लगेगा, क्यों? क्योंकि वो आर्द्रता को नियंत्रित नहीं करता। ठीक है, तो कथन सही नहीं है। एसी ह्यूमिडिटी नियंत्रित करता है लेकिन कूलर नहीं करता, तो बी सही नहीं है, याद रखेंगे। 25 का क्या हो जाएगा? बी, ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न है हमारा, निम्न कथन एवं कारण पर विचार करना है। ठीक है, कथन है, यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है, यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। ठीक है, यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। ठीक है, फर्क तो पड़ता है। बर्फ एक दुर्बल चालक है, बर्फ एक दुर्बल चालक है। ठीक है, हाँ। अब देखो, याद रखते हैं, इसको पढ़ने को करते हैं। देखो कथन क्या कर रहा है कि फ्रीजर पर जब बर्फ इकट्ठी हो जाती है, ठीक है, आप देखे होंगे आपके यहाँ फ्रिज होगा, तो बर्फ जब इकट्ठी हो जाती है तो ठंडा नहीं करता जल्दी से। ठीक है, ठंडा जल्दी जल्दी नहीं होता। क्यों नहीं होता? ठीक है, तो कारण है इसका कि बर्फ जो है ना दुर्बल चालक होता है। मतलब कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण जो है सही स्पष्टीकरण कर रहा है, क्योंकि आप यहाँ क्योंकि लगा के देखिए कि आपको समझ आ जाएगा। आप क्योंकि लगा के देखिए यहाँ, यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है, क्योंकि बर्फ एक दुर्बल चालक है। हाँ, ये लाइन पूरा सही है। ठीक है, क्योंकि बर्फ एक दुर्बल चालक होता है, इसी कारण जो है जो शीतलन है वो बुरी तरह से प्रभावित होता है। ठीक है भाई, ठंड को वो जो है अपने अंदर से जाने नहीं देगा, है ना, ठंडक होने नहीं देगा। ठीक है, बर्फ, तो इस कारण क्या होगा, प्रभाव तो पड़ेगा। तो कथन और कारण दोनों सही है, और स्पष्टीकरण भी इसका सही है। ठीक है, जो कारण है कथन का सही स्पष्टीकरण दे रहा है। तो इस प्रकार आज हमने 26 क्वेश्चन कंप्लीट किया। ठीक है, कल से हम इसी में आगे और पढ़ेंगे, जो टेम्परेचर वगैरह जो चैप्टर है। ठीक है, आगे विद्युत का जो चैप्टर है वो सब कंप्लीट करते जाएंगे। तो अभी आपको मैं 25-26 क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैक्सिमम 30 क्वेश्चन मैं कराऊंगा एक दिन की वीडियो में, ताकि वीडियो लंबा ना बने और आप जो है उसको उसी दिन कंप्लीट कर पाए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं समझता हूँ आधा घंटे का वीडियो लिखने में समझने में टाइम लगता है, तो वो 1 घंटा हो ही जाता है। इस कारण आप जो है इसको देखिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। अगर आप विश्वास रख के नोट्स बनाते हैं तो मेरा गारंटी है कि आपको क्वेश्चन जो इसी के आसपास देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।